आज हमारे साथ है मोना दांगी, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में एमपीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है। साथ ही अब ये हमारे साथ में सीटीआई के पद पर है, चयनित हो चुकी है, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। जी। तो हमारी ओर से सबसे पहले इन्हें बहुत सारी बधाई। धन्यवाद आपको भी। और मेरा पहला प्रश्न है कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही आया मतलब शाम को रिजल्ट। तो सबसे पहले तो देखा रिजल्ट, पीडीएफ आया और अभी उम्मीद नहीं थी कि अभी आने वाला है, क्योंकि ऐसा आया था न्यूज़ वगैरह में कि लास्ट वीक में आएगा जनवरी के। तो मुझे लग रहा था 20 के बाद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि रिजल्ट आने वाला है आने वाला है, पर वो एकदम से ही आ गया। फिर देखा पीडीएफ में तो मैंने कहा मैं तो नहीं देख पाऊंगी, मैंने अपनी छोटी बहन को दिया कि आप करो चेक। तो उसने करा, नाम बोलती है नाम है। और फिर तब से कॉल्स वगैरह भी आना स्टार्ट हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम से मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। हाँ ठीक है, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, फिर भी अपन ने मतलब मेहनत करी है तो वो कि हाँ रंग लाई, मतलब ये समझ में आया कि हाँ सामान्य बच्चों का ही होता है, अपने जैसे अगर कोई पढ़े तो उसका हो जाएगा। तो ऐसा अच्छा लगा देख के कि ठीक है। आपने इसकी मतलब जब तैयारी शुरू की थी तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अच्छा, तो सबसे पहले तो प्रेरणा मतलब स्कूल के टाइम से ही मुझे मिली थी। जब कक्षा 12 मैंने करा था उत्तीर्ण, तो ब्लॉक में टॉप किया था मैंने उस समय भी। तो हमारी जो कलेक्टर थी उस समय पे मंजू शर्मा मैम थी, तो उन्होंने सम्मानित किया था मुझे। तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि हम भी इस तरह का बन सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी 2 ऑप्शन थे पहले मेरे पास। फिर मैंने सिलेबस वगैरह देखा और फिर मुझे समझ में आया कि मैं खुद से किस चीज़ की कर सकती हूँ तैयारी। तो मैंने कहा हाँ एमपीपीएससी का ऐसा है सिलेबस कि हो सकता है इसको मैं खुद से तैयार कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए उसका स्टार्ट करने का सोचा, फिर मैंने करा स्टार्ट। जैसे आपने पहले ही प्रयास में इसे पास किया है, तो ये काफ़ी मतलब एक कठिन परीक्षा होती है, उतनी आसान भी नहीं होती है। तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग सेंटर या क्लास, मॉक टेस्ट वगैरह जॉइन किया या आपने खुद से तैयारी की? कोचिंग तो मैंने प्रॉपर नहीं लगाई है कोई, इसके लिए खुद से ही करी है तैयारी। पर तैयारी करने के बाद जब जैसे प्री भी आने वाला था, फिर उसके बाद में मेंस भी आने वाला था, तो मॉक टेस्ट तो मैंने लगाए हैं। प्री के भी लगाए हैं, प्री के जस्ट पहले लगाए थे, और फिर मेंस 2 मेंस दिए मैंने अभी। तो दोनों में मैंने लगाई थी, टेस्ट सीरीज़ लगाई थी कोचिंग में, फ़ायदा मिलता है उनसे बहुत, इसीलिए वो मैंने लगाई थी। और इसके लिए मतलब दूसरे जो बच्चे अब इसकी तैयारी करेंगे, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है या किसी कोचिंग के अंदर? देखिए, अगर आप कर सकते हैं कोचिंग तो अच्छी बात है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें भी कोचिंग में ऐसा नहीं है कि वो ही आपका सिलेक्शन करवा के दे देंगे। कोचिंग की फ़ीस भरने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट पक्की है। आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। वो आपको निर्देशन दे देंगे, मतलब आपकी जो राह है वो थोड़ी आसान हो सकती है। पर अगर कोई नहीं कर सकता कोचिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हो ही नहीं सकता सिलेक्शन। ठीक है, उसको वो निर्देशन खुद से लेना पड़ेगा, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, या फिर कहीं से भी उसको, या फिर कोई सीनियर्स अगर उसके हैं, सिलेक्टेड है, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है, तो उनसे वो निर्देशन प्राप्त कर ले, फिर करे पढ़ाई। दोनों ही जगह पे पढ़ाई तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। सही बात है आपकी। और इसमें जैसे इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, हाँ। तो इसमें सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन-सा लगा आपको? मुझे तो थोड़ा, मेरा स्टार्टिंग से मतलब साइंस बैकग्राउंड है, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में थोड़ी आती थी दिक्कत। सारे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, पर हिस्ट्री मुझे लगता था टफ। हालाँकि वो बच्चों को ईज़ी लगता है, पर मुझे काफ़ी टफ लगता था। मुझे ऐसा लगता था इसमें फैक्ट और क्रोनोलॉजी याद करनी है सारी, तो उस कारण मुझे वो थोड़ा-सा टफ लगता था। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए और उसके लिए भी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी पीएससी ने खुद ही दे रखी है, उसकी जो साइट है उस पर एक तो सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पर सिलेबस में भी आपको किस सीमा तक जाना है, उसके भीतर किस सीमा तक जाना है, तो उसके लिए आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। सारे आयोग की साइट पर मिल जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो उसको देखकर आप सीमित रहकर मतलब दायरे में करें, क्योंकि सिलेबस तो इतना है कि आप पूरे विश्व की किताबें भी पढ़ ले तो खत्म नहीं होगा, पर आपको सीमित दायरे में रहकर पढ़ना है उसको। और इस दौरान आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कितना किया? मतलब डेली कितने घंटे पढ़ाई की? घंटे का कुछ निश्चित नहीं है, मतलब एग्ज़ाम जब आए हैं तो जैसे प्री का ही आया है तो 10-12 घंटे तो लाइब्रेरी में, फिर घर पे भी 2-4 घंटे, ऐसा जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे। और उसके अलावा भी हम साल भर पढ़ते ही रहते हैं, तो तब भी 5-6 घंटे मतलब पढ़ते रहते हैं। और एक समय पे मेंस में तो ऐसा भी आता है, क्योंकि 6 पेपर होते हैं लगातार, तो फिर वो 6 पेपर में चुनना पड़ता है आपको कि आप नींद को चुनो या फिर अपने स्वप्न को चुनो। तो मैंने स्वप्न को ही चुन लिया था अपने, तो तब तो 2-3 घंटे ही सोना हो पाता था रात में, क्योंकि पूरा आपको एक पेपर रिवाइज़ करना है, आपको दूसरा देने जाना है तब।
तो तब तब तो 2-3 घंटे ही सोना हो पाता था, बाकी अदरवाइज़ तो 8-10 घंटे मतलब पढ़ इतना हो ही जाता था नॉर्मली, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग भी करें। और आपको मतलब फैमिली से या आपकी जो टीचर्स रहे, फ्रेंड्स रहे, उनका किस प्रकार से सहयोग मिला इस जर्नी में? जी। और सबसे पहले ही मैंने जब करी थी तैयारी तो माता-पिता का तो है ही सहयोग, क्योंकि मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, छोटे से गाँव से अशोकनगर के। तो वहाँ पर पहली चीज़ तो अवसर ही नहीं मिलता है जो बालिकाएँ हैं कि उनको पढ़ाई करने का मिले 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शादी कर दी जाती है। तो पहला तो यही है कि मेरा परिवार इतना अच्छा है, मतलब प्रगतिशील विचारों का है कि उन्होंने अवसर दिया मुझे। फिर जब मुझे अवसर अवसर मिला तो फिर निर्देशन भी चाहिए था किसी का, तो फिर मुझे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने दिया स्टार्टिंग में निर्देशन, और बीच-बीच में भी मैं मतलब उनसे पूछती रहती थी कि अब हो जाएगा कि नहीं, जब डर लगता था तो कर लेती थी बात, इंटरव्यू के लिए कैसे करनी है तैयारी सब। तो टीचर्स का भी रहा ही है, सबका रहा है बिल्कुल इसलिए आपका मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेंस आप जब पहली बार देते हो ना, बहुत ही ऐसा लगता है टेरिबल है एक्सपीरियंस, पर साथ में मज़ा भी आता है। 6 दिन आपको पेपर देना है लगातार। पहले दिन तो आप बहुत अच्छे से जाते हो पेपर देने के, हाँ, बढ़िया है। दूसरे दिन से फिर थोड़ा लगता है कि हाँ, आज थोड़ी थकावट हो रही है। तीसरे दिन, चौथे दिन आते-आते ऐसा होता है मेंस में, अब ऐसा लगता है कि पेपर दे कि नहीं दे, क्योंकि इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, 3 दिन से वो लगातार पढ़ ही रहा है, 2-3 घंटे ही सो रहा है। तो चौथे पेपर में आते-आते पेपर लिखने का मन नहीं करता। पर वही टाइम है जब आपको फिर से, आप फेल चुके होते हो, टूट चुके होते हो, आपको खुद को करना है इकट्ठा और करके, नहीं 3 पेपर और देने हैं मुझे, तो फिर वो आपको देने हैं। तो वो भी एक जर्नी है, फिर बाद में सोच के लगता है कि हाँ, मतलब मज़ा आया उसमें भी एक तरह से कि ये ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला, तो बढ़िया था। जैसे कि इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, 3 दिन से वो लगातार पढ़ ही रहा है, 2-3 घंटे ही सो रहा है। तो चौथे पेपर में आते-आते पेपर लिखने का मन नहीं करता। पर वही टाइम है जब आपको फिर से, आप फेल चुके होते हो, टूट चुके होते हो, आपको खुद को करना है इकट्ठा और करके, नहीं 3 पेपर और देने हैं मुझे, तो फिर वो आपको देने हैं। तो वो भी एक जर्नी है, फिर बाद में सोच के लगता है कि हाँ, मतलब मज़ा आया उसमें भी एक तरह से कि ये ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला, तो बढ़िया था। जैसा आपने अभी बताया कि मेंस के दौरान हमारा जो मोटिवेशन है वो कहीं न कहीं डाउन हो जाता है। हाँ। तो ऐसा कहीं न कहीं इस पूरी जर्नी में बहुत बार होता होगा ना कि लगता होगा कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ। हुँ। तो उससे आपने कैसे टैकल किया? तो उसको तो ऐसे कर सकते हैं टैकल। मैं तो ऐसे ही करती थी कि अब ठीक है, नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ। तो फिर तो 0% हो जाएँगे चांसेस नहीं होने के, कि हाँ, निश्चित ही है कि नहीं होगा। पर अगर मैं करूँगी तैयारी, तो कम से कम कुछ तो रहेंगे। मान लो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं पढ़ूँगी तो भी नहीं होगा, पर कुछ तो चांसेस रहेंगे ना, 5%, 10%। तो मैंने कहा कि बिना लड़े हारने से अच्छा है कि लड़ के आप हार लो। तो आप हारोगे तो नहीं, आप सीखोगे ही सही। तो मैंने लड़ना चुना। आने वाली जो जनरेशन है मतलब जो अब इसके लिए प्रिपरेशन करेगी, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप निश्चित है ना कि आपका लक्ष्य एक ही है, तो बस आप मत सुनिए फिर किसी की, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये मत सोचिए। आप बस, आपका लक्ष्य निश्चित है तो उसकी दिशा में बढ़ते जाइए, बिल्कुल प्राप्त होगा। मतलब सामान्य मनुष्यों को ही होता है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, मुझे लगता था कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पता नहीं दूसरे ही ग्रह से आते होंगे वो तो, जिनका सिलेक्शन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मतलब सामान्य सी परीक्षा है, यदि आप थोड़ा-सा समर्पित होकर 100% देते हैं एग्ज़ाम, तो आपका बिल्कुल होगा, और आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, साथ में आस्था रखते हैं, तो ईश्वर बिल्कुल करता है कृपा। मतलब हाँ, 100 नहीं तो 90% भी अगर आप दे रहे हो तो कहीं न कहीं आपका हो जाएगा। हाँ, तब भी हो सकता है, पर अब 100% अपन ने दे दिया ना, उसके बाद अगर अपना नहीं भी हुआ ना, तो फिर अपन को बाद में मलाल नहीं रहेगा कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, ये नहीं रहेगा। तो इसलिए अपना दे दो 100% के, ठीक है। अब नहीं हुआ ना, तो फिर ऐसा है कि हमने नहीं दिया, ठीक है, फिर वो किस्मत में नहीं होगा, उस पे बात चली जाएगी। तो इसलिए दे देना चाहिए। जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हुँ, तो जनरली हमारी मतलब जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, हुँ। वहाँ की सोच ऐसी होती है कि लड़की को ग्रेजुएशन करवा दिया मतलब बहुत करवा दिया। हाँ, अब शादी के लिए रिश्ते आने लग गए हैं, हाँ। तो ये फेज़ मतलब हर किसी लड़की की लाइफ में आता है। हुँ, तो इसके बिल्कुल। बारे में आप पेरेंट्स को और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये कि आपके बच्चे हैं, आपको देखने हैं, उनका भविष्य आपको देखना है। आपको निर्णय लेना है कि आप रिश्तेदारों की सुनते हो या फिर उनका भविष्य देखते हो। जैसे अब मैं मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर, और हमारे रिश्तेदार भी हैं जितने भी, तो ग्रेजुएशन हो गई ना तो बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई उम्र, अब तो उनको ऐसा लगता है अब तो निकल ही गई शादी की उम्र। पर मेरे माता-पिता इतने सहयोगी थे कि उनको ताने आते थे बाहर से, मतलब जो रिश्तेदार हैं या फिर परिवार है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ से जो ताने आते थे ना, वो ढाल की तरह वहाँ पर रोक लेते थे, हम तक नहीं पहुँचने देते थे।
तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता-पिता को सहयोग करना चाहिए बच्चों का। बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि माता-पिता इतना कुछ सह रहे हैं, मतलब रिश्तेदारों के ताने सह रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि बोल के किताब खोल के मोबाइल चला रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं अपना 100%, बस टाइम पास कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना। बच्चों को भी है कि आपको माता-पिता यदि मौका दे रहे हैं, तो आप पढ़िए अच्छे से। जी, बिल्कुल। यकीन करते हैं कि हाँ, आपकी जो सलाह है या दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मानेंगे। जी। और अब आते हैं इंटरव्यू पर। हुँ। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? आपका पहला इंटरव्यू था? हाँ, पहले ही था मेरा। तो जब इंटरव्यू की मैंने तैयारी करना स्टार्ट करी, तो ऐसा लग रहा था क्या तैयारी करूँ, कैसे करूँ, क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें थी। फिर मैंने मॉक वगैरह भी दिए, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वहाँ से मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि आप अच्छा कर रही हैं, ठीक है। और मॉक दिए, उनसे हेल्प मिली कि कॉन्फिडेंस आया। हालाँकि माहौल में काफ़ी अंतर रहता है यहाँ का और वहाँ पे जो आयोग में रहता है। जब आयोग में देने जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही सीनियर लोग रहते हैं और मैंने देखा है जितना व्यक्ति अधिक विद्वान होता है, वो विनम्र उतना अधिक होता है। तो काफ़ी सीनियर बोर्ड मेंबर्स रहते हैं और इतने विनम्र रहते हैं, बहुत ही विनम्र। वो माहौल एकदम कॉर्डियल बनाकर रखते हैं, किसी भी तरह का प्रेशर भी नहीं रहता है, बहुत एकदम। मैं तो गई, मुझे ऐसा लग रहा है घर जैसा माहौल है। थोड़ी-सी हालाँकि मेरी इंटरव्यू में मार्क्स कम भी रह गए, मतलब थोड़े और ज़्यादा होते तो डीसी का पद भी मिल सकता था। तो उसमें मेरी ही गलती रही है क्योंकि कुछ फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे और वो मैं नहीं बना पाई उस समय पे, मतलब तैयारी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। तो पर ठीक है, फिर भी अच्छा था, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और आपको कोई ऐसा प्रश्न जो यादगार रहा हो इंटरव्यू में? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब फैक्चुअल पूछे थे काफ़ी क्वेश्चन, फिर कहा था कि आपसे मैं एक आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके घर पे दूध वाला आता है और आपको उससे 1 लीटर दूध लेना है, लेकिन उसके पास केवल एक 5 लीटर का पात्र है और एक 3 लीटर का पात्र है, तो आप कैसे लोगे? तो उस समय मैंने सोचा 10 सेकंड, पर मेरा दिमाग नहीं चला और मैं नहीं बता पाई। फिर मैं बाहर निकली और आयोग से रेसिडेंसी एरिया में, चूँकि आयोग है, मैं पैदल, मैंने कहा यहाँ तक जाती हूँ, बस मिल जाएगी। फिर पैदल जा रही थी बस के लिए, मुझे रास्ते में याद आ गया कि कैसे होगा वो। फिर मुझे बहुत मतलब हँसी भी आई उस पे और ये भी आया कि उस समय याद आ जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या ट्रिक क्वेश्चन है। तो वो मतलब थोड़ा-सा याद रह गया इसलिए क्योंकि वो मुझे बाहर निकलते ही आयोग से उसका फिर उत्तर आ गया था इस कारण। मतलब कई बार ये होता है कि हुँ। आपको जो चीज़ें आ रही, वो भी आप वहाँ बैठे हो तो आपको उस हाँ, समय पे याद नहीं आएगी। नहीं वो प्रेशर रहता है क्योंकि अब लगता है भविष्य दिखता है सामने अपना कि हुँ। एक दिन से काफ़ी कुछ डिसाइड हो सकता है, आपका फ्यूचर, तो थोड़ी-सी घबराहट रहती है। पहली बार भी गए थे ये भी मुझे लगता है, तो पहली बार जाते संकोच भी रहता है, उत्सुकता भी रहती है। मतलब बहुत सारी भावनाओं का मिश्रण रहता है, तो बच्चा कई बार घबरा जाता है, नहीं याद आ पाती ये चीज़ें, तो हो डेफ़िनेटली, जाता है। लेकिन फिर भी आपने बहुत बेहतर किया, उसकी हम हुँ, सराहना करते हैं। थैंक और यू सो मच। मैं आपको बस धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना समय नौ फ़िकर के साथ दिया। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, थैंक यू।